बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने बहुत सारी बेस्ट विशेज़, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जितना आप लोग मिस कर रहे थे उतना शायद मैं भी कर रही थी। ये सिलसिला इसी तरह से हम एक बार फिर से जोड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस मौसूल हुए मुबारकबाद के, सो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आज के प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। आगाज़ तो करेंगे लेकिन इससे पहले जो चहल पहल नज़र आ रही है, जो रौनक बहाल स्कूलों की नज़र आ रही है, उसका जिक्र कर लेते हैं। छुट्टियों के बाद स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे आज स्कूल को जा रहे हैं। जी कुछ बच्चे तो बहुत उदास भी लग रहे थे और कुछ बच्चे खुश भी लग रहे थे। खैर जम के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। गर्मी अभी है, उसके लिए आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है क्योंकि अभी भी वो मुसलसल हब्स वाली गर्मी है। सो स्टूडेंट्स के लिए गुड लक, जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं उनके लिए भी गुड लक। और अच्छे तरह से पढ़ें, मेहनत करें ताकि कामयाबी आपका मुकद्दर बने। मेहनत ही वो चीज़ है जो कि वाकई कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाती है। सो आज के दिन के प्रोग्राम में हम भी आगाज़ यही इसी जज्बे से करेंगे कि मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे और आप भी अगर इसी तरह से काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। जी पहली खबर यह है जी, मंसूबे का काम मुकम्मल करने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन दे दी है। निगरान वज़ीर आला का ज़ेर तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां, शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। डेंगू एक बार फिर अपना आप दिखाने लगा है। जी शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 60 मरीज ज़ेर इलाज। और एक कैटेगरी के 1100 से ज्यादा इश्तिहारी मुलजिम न पकड़े गए। लाहौर पुलिस 35,000 से ज्यादा इश्तिहारी मुलजिमान को काबू न कर सकी। आज की खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ हमने आना है। कुछ सियासी सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे, शहर के तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी बात करेंगे। और डेंगू तो हमेशा की तरह परेशान ही सूरत हाल रही है और अब इसको कंट्रोल करना मुझे नहीं समझ लग रही कि मुश्किल नजर क्यों आ रहा है। खैर डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और अली साहिद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आ जाते हैं जी पहली खबर की तरफ। और पहली खबर है जी अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे के हवाले से काम तेजी से जारी है। और जो रिवायत कायम की गई निगरान वजीर आला की तरफ से वो ये थी कि काम बर वक्त बल्कि टाइम से पहले मुकम्मल होता हमने देखा है। सो ये मंसूबा बहुत अहम है, रोड बहुत अहम है, हर टाइम यहाँ पे ट्रैफिक रवां दवा रहती है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी गैप आ जाए, जो लोग सफ़र करने वाले हैं इस रोड पे वो अंग्रेजी वाला सफ़र भी करते रहे हैं, तो अब मेरे ख्याल से मुश्किल ख़त्म होने के करीब है। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद। खैर फिर दोहरी मुबारकबाद ये है कि आप वापस आ गई। कब्जा नहीं हो सका, इसकी ज्यादा मुबारकबाद। आप लोगों की कोशिश हमेशा से नहीं, आयशा साथ मिली हुई थी हमारे, आयशा भी साथ थी, कोशिश बड़ी की है लेकिन नहीं अल्टीमेटली चले अल्लाह ताला का करम है। हाँ। दूसरी बात, अब आ जाते हैं कि आपने डेंगू की बात की, सर्विलेंस उस तरीके से नहीं हो रही। अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपकी ज़िले इंतज़ामिया उस तरीके से सर्विलेंस करे और रोज़ाना की बुनियाद पर देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे ज़ेर इलाज भी हैं, इसका क्या मतलब है कि डेंगू वायरस तो मौजूद है, डेंगू मच्छर भी है, उसकी अफजाइश भी हो रही है, उसके बढ़ने के भी खदशात हैं। और देखें वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर बारिश हो रही है और ये बारिश का पानी जहाँ जमा होगा। साहब ने डेंगू का जिक्र कर दिया तो हम इसी न्यूज़ को पहले मैं आयशा से कहूँगी इन कर लेते हैं। स्कूल्स भी खुल गए शाहिद सिप्रा साहब, तो ये बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम है, ये वालिदैन जरा स्कूल में आ गए हैं। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो सुना दिया। अब हम आ जाते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब अफजाइश हो रही है, मच्छर मौजूद है आपके इन्वायरमेंट में, तो वह नुकसान का बाइस बन सकता है। अच्छा, अब अभी जो डिटेल्स आ रही हैं, पहले ये होता था कि शालामार, बागबानपुरा, धर्मपुरा ये इलाके जो हैं ये हॉटस्पॉट हुआ करते थे, यहाँ से डेंगू मच्छर की जो अफजाइशें ज़्यादा होती थी, केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। इस वक्त शहर का दूसरा हिस्सा है, इस दफ़ा अलामा इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलशन रावी और आपका जो इलाका है इस साइड का एरिया जो है यहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जब तक सर्विलेंस मुनासिब नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, हमारे यहाँ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
अवेयरनेस हम देते हैं, लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम आवाम जो हैं अगर ज़िम्मेदारी का एहसास करें और मुजाहिरा करें, किसी जगह पानी जमा नहीं होने दें, गमला अगर मौजूद है उसमें पानी ना जमा हो जाए। अच्छा, आपको फ्रिज तो का ट्रे है, कुछ नहीं करी, लेकिन मुझे एक सिर्फ चीज़ बता दें, मुझे वो टाइम याद है जब हम यूसी की सतह पर मीटिंग्स होती थी, हर रोज डेंगू की रिपोर्ट दी जाती थी, बताया जाता था कितने घरों पर वो स्टिकर्स लगा दिए गए थे, लोगों के अंदर एक खौफ था। सो आवाम को भी आपने ही तैयार करना है। डीसी साहिबा मीटिंग्स तो कर रही हैं, लेकिन वो वाली सर्वेलेंस नजर नहीं आ रही है। आवाम ने अगर तैयार होना तो फिर FIR करवाएं, फिर ये तैयार होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हाँ, वो मैं अवेयरनेस पे जा रहा था। उस जब आप बात कर रही हैं यूसी लेवल पे, उस वक्त आपके सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वर्कशॉप्स कर रहे थे, वॉक की जा रही थी, पम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे थे, लोगों को रोड्स पर जो ट्रैफिक पुलिस इवन जो है वो अवेयरनेस दे रही थी। ये सारे डिपार्टमेंट्स मिल के उस वक्त अवेयरनेस दे रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ हमारे रवैये ऐसे हो चुके हैं कि जब तक हमारे चलान 2000 से 5000 ना हो, हमने हेलमेट नहीं पहनना। जब तक हमारे पे मुकदमा दर्ज ना हो, हमें सलाखों के पीछे ना भेजा जाए, तब तक हमने ये डेंगू का भी यही करना है। इसलिए एक ऐसी वबा जो फैल रही है उसकी रोकथाम के में अगर अवाम किरदार अहम नहीं अदा कर सकती तो फिर अल्टीमेटली रियासत को तो आना पड़ेगा। कानून हरकत में आएगा तो वो नुकसान का बायस बनेगा। फिर हम लोग ही रिपोर्ट कर रहे होंगे कि फलां का इकलौता बेटा था, उसको आपने मुकदमे में फंसा दिया, वो अंदर चला गया। लेकिन जरूरत है कि अब क्या है, दो चीजें हैं, आपने कहीं पानी नहीं जमा होने देना, और दूसरा सबसे कि अगर वाटर कूलर आपका एयर कूलर मौजूद है, उसमें पानी नहीं होगा, उसके बाद आपकी फ्रिज है उसका ट्रे आप ना लगाएं। अगर ट्रे लगाया तो रोजाना उसका पानी चेंज करें। ये 3-4 चीजें हैं ना। हम लोग अगर अपने घरों में ये नहीं कर सकते, अगर इतना काम भी नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में हम FIR के ही मुस्तहिक हैं कि हम लोगों पे मुकदमा होना चाहिए। साहब आपसे एक चीज पूछनी है, क्योंकि 3-4 दिन से मैं ये चीजें फॉलो कर रही हूँ, टीवी पे डीसी साहिबा मीटिंग्स हर रोज कर रही हैं डेंगू के हवाले से। क्या हिकमत अमली, सब डाटा आपके पास मौजूद है, कोई नई चीज नहीं है। मैंने कैप्टन उस्मान का अगर दौर याद करें, हम हमेशा जो अच्छा काम करता है वो चीजें आपको याद भी रहती हैं, आप उसको मिसाल भी देते हैं। कब्रिस्तानों पे, टायर शॉप पे, हॉस्पिटल की छतों पर हम ये सर्वेलेंस इस लेवल की नहीं देख रहे हैं। अगर मीटिंग तक महदूद रहा तो केसेस बढ़ते जाएंगे। आना वो जो दौर था उसमें चैलेंजेस भी ज़्यादा थे। हाँ। उस वक्त किसी को पता भी नहीं था कि इसका इलाज किस तरह होगा, इसके लिए मेडिसिन कौन सी है। फिर भी उस वक्त की गवर्नमेंट ने जिस तरह एफर्ट की, और जो DC दीगर जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया थी वो सारी की सारी उसमें रोज़ाना की बुनियाद पे आपको एक उनकी नुमाइंदगी नज़र आती थी पूरे मोहल्लों में। वो जो उनकी बाकायदा टीम्स थी वो जारी होती थी डोर बाय डोर। अब तो रवायती तौर पे जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, आप पूछते हैं कौन, वो कहते हैं डेंगू। आपके घर में वो पूछते हैं कोई एयर कूलर है, आप कहते हैं नहीं। हालांकि मैंने खुद देखा है उस ज़माने में, मेरे अपने घर के 2 दफ़ा डेंगू टीम छत तक गई विज़िट करने के, आपको कोई पानी तो नहीं किसी जगह पर कोई साफ़ पानी पड़ा, या किसी जगह पे एयर कूलर में कोई पानी पड़ा है, या फ्रिज के जो ट्रे है, या इस तरह आपकी छतों पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, किसी जगह पे आप नहीं उसको देख रहे होते और नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अब तो बिल्कुल रवायती सी चीज़ें हैं कि वो सिर्फ अपनी हाज़िरी लगाने के लिए टीमें आती हैं। डेटरेंस बिल्कुल उस तरह नहीं है, उस तरह सर्वेलेंस नहीं है, उस तरह मॉनिटरिंग नहीं है। इसीलिए अब चूँकि ये आने वाले जो दिन है इस पर पीक पे जाएगी ये वाली वबा, तो इस पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को चाहिए कि वो सर्वेलेंस बेहतर करे, बजाय इस बात के कि सिर्फ आप जाएं, दरवाज़ा नॉक करें और बाहर वो चाक के साथ लिखें। आप ये मॉनिटरिंग तब थी, मुझे बताएं ये उस दिन पता कि अब कब मॉनिटरिंग शुरू होगी और सारे लोग आपको मुतारिक नजर आएंगे, SCs और DC। किसी दिन CM साहब जाएंगे, वो किसी टायर शॉप का विजिट करेंगे, किसी घर का विजिट कर लेंगे, तो वो कर लेंगे। यही रह गया ना, मैं वही कह रहा हूँ, वो कर भी लेंगे। अस्पतालों में तो वो जा रहे हैं, वो आवाम की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो आवाम की बात कर रहे हैं ना, पब्लिक की। थानों में जा रहे हैं, थानों में जा रहे हैं तो पब्लिक की बात हो रही है। ये उस वक्त होगा जब CM साहब खुद निकल आएंगे मैदान में, फिर आपके ये DC कमिश्नर ACs ये सारे फिर हम लोगों के पीछे पड़े होंगे कि हमने ये विजिट किया हमें चला दें, हमने ये विजिट किया हमें चला दें, फिर यहाँ पे चले जाएंगे। तक महदूद नहीं रहना, अब आगे बढ़ना है। अच्छा, मैं लोगों से बहुत परेशान हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोविड आया, हमने देखा कि एक अरसा खौफ रहा, उसके बाद लोग बिल्कुल नॉर्मल हो गए। डेंगू के हवाले से भी अगर देखें, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, हम बेशबहा इस पे शो कर चुके हैं, अवेयरनेस लोगों को दे चुके हैं कि अगर एक दफा आप डेंगू से मुतासर हो जाते हैं तो आपको उसके आफ्टर शॉक्स किसी ना किसी तरह नजर आते हैं। इम्यून सिस्टम आपका मुतासर हो गया। मेरे ख्याल से ये दोनों मुतासरीन डेंगू के बैठे हैं, तो आपको बुरी तरह से कमर में दर्द रहता है, वीकनेस रहती है, और फिर खुदा ना खास्ता
जब कभी आप दोबारा बीमार होते हैं तो वो चीज़ें आप पे असरअंदाज होती हैं, आपको अंदाज़ा होता है। सो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। लोगों के रवैये तो ये हैं, लोगों में खौफ नहीं है। आपने कहा कि मुतासरीन, सही साहब को तो अभी रिसेंट हुआ था, मैं उस वक्त मुतासरीन में शामिल हुआ था जब हॉस्पिटल्स में लाइनें होती थी, लेबॉर्ट्रीज में पता नहीं होता था टेस्ट कौन सा करवाना है और किस तरह करवाना है, फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह होना है। जब श्रीलंका की टीम आई थी उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते थे, मैं उस वक्त इफ़ेक्ट हुआ था और मैं 28 दिन बेड रेस्ट पे रहा था। 28 दिन के बाद रिकवर हुआ था। अब तो है ना मेडिकेशन मौजूद है आपके 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आप लोग। अच्छा, फिर एक दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये भी एक रवैया बन चुका है कि अगर बुखार हो रहा है हमने ट्रीटमेंट उसका नहीं लेना, हमने पैनाडोल शुरू कर देनी है, ब्रूफन खाना शुरू कर देना है, या नहीं ब्रूफन तो आप खानी नहीं, उस नहीं मतलब बुखार की बात कर रहा हूँ। अब देखें कि डेंगू उस वक्त डायग्नोज होगा जब आप उसका टेस्ट करवाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये किसी जगह पानी जमा होने के साथ ये भी आवाम की जिम्मेदारी है कि अगर उन टेस्ट हैं, उन्हें पंजाब हुकूमत ने एक रेट मुख्तस कर रखा है बड़ा, तो अगर बुखार हो रहा है इस मौसम में और आपको उसका शदीद बुखार है, उसकी नौयत है, तो मेरे ख्याल में बजाय कि उसको आप घर पे ट्रीटमेंट करें तो उसका बड़ा आसानी से है आप टेस्ट करवाएं। अगर प्लेटलेट्स डाउन है तो फिर क्या होगा, नुकसान कहाँ हो रहा है कि पैनाडोल खानी है, हमने ब्रूफन ले ली और ब्रूफन अगर ले ली तो फिर उसने आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए अगर हम तिब्बी तौर पर भी देखें तो आवाम को किसी जगह पे पानी जमा होने के साथ साथ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि अगर बुखार हो रहा है घर में किसी भी फर्द को, बच्चे को, बूढ़े को, तो फौरन टेस्ट पे जाए। हमारा ये भी रवैया नहीं है कि हमने टेस्ट पे जाना है, हमने लेबॉर्ट्री जाना है, हमने हॉस्पिटल जाना है। ये चीज़ें अच्छी जो इवेंट्स हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो आप किस तरह उनको ख़राब करते हैं। किसी जगह बाजे बजा के, सड़कों पे हुल्लड़बाजी करके, वन व्हीलिंग करके आपने अपने सोसाइटी के रवैये इस तरह बना लिए हैं कि चाहे कोई गमी का त्यौहार है या खुशी का या आपका आज़ादी का त्यौहार है, आपका एक ही तरीका है सेलिब्रेशन का, आपने सड़कों पे जाना है, बाजे बजाने हैं, वन व्हीलिंग करनी है, सलेंसर निकाल देने हैं। आप देख लें वो जो न्यू ईयर नाइट पे 14 अगस्त पे 23 मार्च को कोई भी ऐसा जो त्यौहार आ जाए तो आप सड़कों में हुल्लड़बाजी देखें। और सेकंड ऑप्शन भी बताएं। तो फिर इस ऑप्शन में भी यही है कि आपकी डेथ्स होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। ये सीएम साहब की जानब से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि आप हेलमेट की कंपेन जो है इसको लॉन्च करें। फिर उस पर जिस तरह तनकीद होती है, कोई कहता है कि इनकी अपनी कोई कंपनी होगी, किसी पुलिस जो CTO है इसका अपना कोई इंटरेस्ट है, तो उसमें ये नहीं देखते कि आपकी हेड इंजरी बचेगी, डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन हमारे रवैये यही हैं कि जब तक आपको एक्सट्रीम लेवल की पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक आप उस तरह ऐसे ही है। सो हम इन दी एंड इस खबर को वाइंड अप करते हुए मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर लूंगी कि प्लीज रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जरूर लें, क्योंकि अब स्कूल्स भी बच्चों के खुल गए हैं। सो बहुत ये सेंसिटिव मामला है। इससे पहले कि केसेस ज़्यादा बढ़े और वो जो अस्पतालों में हमने एक खौफनाक सूरत हाल देखी कि रश बढ़ जाता था। सो इस सूरत हाल से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स तो हो रही हैं, जब तक रिपोर्ट्स नहीं ली जाएंगी कितना काम हो रहा है, और जो टीमें जा रही हैं उनकी भी मॉनिटरिंग करने का तब कोई तरीकेकार होना चाहिए कि आया वो सिर्फ खाना पूरी कर रही हैं, बाहर से पूछ के वापस जा रही हैं, या वाकई उसका कोई अच्छा नतीजा भी निकल रहा है। सो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अपने तौर पर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने घरों में इस चीज़ का खास ख्याल रखें, पानी कहीं पर जमा ना होने दें। एक यही वाहिद रास्ता है। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और लोगों की मुश्किल जो है ख़ास तौर पर लाहौरियों की हल होने के करीब है। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे की हम बात करने जा रहे हैं। 15 सितंबर की डेडलाइन है। साई साहब, डेडलाइन पे क्या ये मंसूबा मुकम्मल होता नज़र आ रहा है? काम की रफ्तार, हर रोज़ वहाँ से गुजरना होता है आपका, सो बताइएगा काम की रफ्तार जो है वो किस तरह से चल रही है? वो तो हम सारे ही देख रहे हैं जब से सीएम साहब आए हैं। और फिर ये है कि चूंकि हमारे अब तो खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी हमारे से बिल्कुल वो मौसम नकवी स्पीड अब आ रही है। पहले तो टेक्नोलॉजी जिस तरह चेंज होती है अब स्पीड भी चेंज हुई है, और वो वाकई चेंज हुई है और साबित हुआ है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा है, वरना लोग तो मिसाल देते थे ना जी कि शहबाज शरीफ बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। लेकिन हमने प्रैक्टिकली ये देखा है कि पिछले जो 6-7 माह के दौरान जिस तरह आपके तरक्याती मंसूबे वो सारे उसमें मुख्तलिफ रुकावटें आ जाती थी, उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी कि हर मंसूबा
जो 6 माह में मुकम्मल होना था वो 2 साल में मुकम्मल होता था, बल्कि आपका अभी और आमिर भाई तो खाड़क नाले वाला तो सब्जादार वाला मैं आपको याद वो अभी नहीं ना हुआ मुकम्मल, वो अभी तक नहीं हुआ, मैं याद वो करा होना देता ही हूं। नहीं है वो। तो इसमें आप तो सफ़र अच्छा, पता नहीं क्यों जिस तरह बाकी काम होते नजर आ रहे हैं, पहले दिन से आमिर भाई की दुहाई खत्म नहीं होने नहीं, भी आई। पिछले प्रोग्राम में आपकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। हर प्रोग्राम में मैंने बताया कि खाड़क नाले का काम होने वाला है। तो वो देखें कि जितने भी मंसूबे हैं वो जिस तरह ज़ेर इल्तवा होते हैं, उसमें नेगलिजेंसी चले मान लिया किसी हद तक हो सकती है कि गवर्नमेंट फंड्स में थोड़ी डिले करती हो, लेकिन ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी जानबूझ के नहीं चाहती। किसी भी गवर्नमेंट की कामयाबी का राज ये है कि ब्यूरोक्रेसी उसके साथ है। तो इनका मसला ये है कि हमारे जो मौजूदा सीएम हैं वो इनकी नब्ज़ को समझते हैं, वो इनको साथ लेके चलते हैं, वो इनके कहने पे अमल नहीं करते, वो इनको कहते हैं ये करें आप। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये जब आप करवाएंगे तो तब आपने देखा किस तरह काम हो रहे हैं। और कल भी जहाँ पे सीएम साहब ने कहीं विज़िट किया तो वो उस पर लिख रहे थे वाइट बोर्ड पे, और लिख के उसको पता नहीं, मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन हंस रहे थे कि इसमें मुकम्मल करना है। तो अल्लाह करे जिस तरह ये काम हो रहे हैं इस शहर की तकदीर बदल जाएगी, पंजाब की बदल जाएगी। वो लिबर्टी वाला मनसूबा जिस तरह दिनों में मुकम्मल किया गया, कलमा चौक हमारे कलमा चौक वाला, अब रिंग रोड वाला शुरू करवा रहे हैं, तो वो भी एक टाइम लाइन दी है। तो आपको आपके शायद इल्म में है, सिपरा साहब के इल्म में है कि हम इकट्ठे ही बैठे थे तो सीएम साहब बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के मार्च अप्रैल तक। तो सीएम साहब का कहना था कि मैं इसी साल अक्टूबर नवंबर तक उसका इफ्तिताह करूँ। तो जो बंदा लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है, जो बंदा अपने आप को इस चीज़ के लिए डिवोट किया हुआ है कि उसने हर सूरत में ये चीज़ें मुकम्मल करनी है। हमने सीएम साहब के थानों का विजिट देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें भी फिर चीज़ें पॉइंट आउट हुई हैं, हाईलाइट हुई हैं। अब वो पंजाब भर के जितने भी थाने हैं उनको वो शिफ्ट कर रहे हैं स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पे, जिसमें पब्लिक का इंटरेक्शन जो है वो पीछे पुलिस वालों से इंतहाई कम होगा, जिसका जो मसला है उसी तरह के फोरम पे जाएगा। अगर आपने एफआईआर दर्ज करवानी है तो आपने फ्रंट डेस्क पे जाना है, आपका तफ्तीश का मसला है तो वो अलहदा सेल होगा, आपको एसएचओ से मिलना है तो बाकायदा मीटिंग रूम होगा, वहाँ पे एसएचओ आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें अगर बेहतर हो जाएं तो हो सकता है सीएम साहब का बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा डाल जाए और हमारी सोसाइटी कुछ बेहतर हो जाए। सही। तो अकबर चौक में भी जिस तरह लिबर्टी चौक का गुलबर्ग में सारा एक प्रेशर होता है ट्रैफिक का, अकबर चौक में आप देख रहे हैं जितनी अतराफ़ में ट्रैफिक आ रही है वो सारी की सारी अकबर चौक से होके जाती है। तो जितनी जल्दी ये मुकम्मल हो जाएगा, ये सारे एरिए के लोगों को सारी ट्रैफिक जो है वो बेहतरी आ जाएगी उसमें। तो हम तो दुआ गो हैं कि सीएम साहब इसी तरह काम कर रहे हैं। जो इलेक्टेड लोग रहते हैं वो बजाय इस बात के कि आप पेंट को, अभी ये तस्वीर देखें ना तो ये बंदा नहीं लगता सीएम, बिल्कुल ये एक सादा सा बंदा लगता है। तो जो एक परसों एक मुझे आला रैंक का अफसर कह रहा था कि जो बंदा सारा दिन टाई शाई लगा के कोट शोट पहन के शलवार कमीज पे वेस्ट कोट पे पहन के आता है उसका कोई दिल नहीं होता काम करने। वर्कर आदमी जो है उसको कपड़ों की परवाह नहीं होती। बिल्कुल आपने तो आप अपने रख रखाव को देखेंगे, बनाओ श्रृंगार को देखेंगे तो फिर आप पब्लिक की खिदमत नहीं कर सकते। अच्छा, एक मिसाल ये भी कायम की गई, शायद सिप्रा साहब आप एग्री करेंगे, अगर सीएम साहब खुद हमें दिन रात के 11 बजे 12 बजे भी किसी मंसूबे का दौरा करते नजर आए हैं, अगर आपकी कमांड एक्टिव है ना तो पीछे आपके कमिश्नर साहब भी नजर आए हैं, डीसी साहिबा भी नजर आई हैं, आपकी पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। सो ये एक मेरे ख्याल से मिसाल कायम हुई है। आपके लोग जो नहीं भी काम करना चाह रहे होते वो भी टाइम पे पहुंच जाते हैं। देखें लीडरशिप तो यही होती है ना। तो मैं डेंगी पे भी यही कह रहा था कि एक दिन निकलेंगे आगे, फिर आप देखिएगा महीना दो इसी तरह ऑटो पे चीजें चलती रहेंगी। यहाँ कुछ ही हो रहा है, हम खुद भी हैं। उस दिन जब एनिवर्सरी का केक काटा हमने उस दिन भी पूछा हमसे कि सुबह चलाना आसान है कि चैनल, उन्होंने कहा कि सुबह चलाना आसान है। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि अगर टीम अच्छी है तो सारी चीज़ें चल सकती हैं। तो ये टीम वर्क के साथ होता है। जिस तरह साई साहब कह रहे थे कि उनको टीम और ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर चलना और ब्यूरोक्रेसी को उनके साथ काम करना और फिर वो जो उनकी मंशा है उसके मुताबिक काम होना, तो फिर ये प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं। इसी तरह अकबर चौक का ये जिक्र कर रहे हैं, अकबर चौक का सिग्नल जब भी गुजरे कुछ 7 से 8 दफ़ा बंद होता है, उसके बाद वहाँ से गुजर होता था। आप और आमिर रजा खान साहब तो इसके यानी शाहिदीन में थे। हम तो उधर जाते ही नहीं ना, हम तो हमारे पास या पीको रोड थी या फिर मॉडर्न लिंक रोड है, हम तो उधर चले जाते थे। वो अब अगर अगले महीने में उसको मुकम्मल करके ऑपरेशनल कर दिया जाता है तो मुझे बताएं कि वो शख्स जिसने ना सियासत में आना है, जिसने ना एमपीए बनना है, ना एमएनए बनना है, ना वोट लेने हैं, अगर वो पब्लिक फलाह के काम कर रहा है तो आज जो नाकदीन है वो भी उनकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी मिसाल। मैं लेस्को हेडक्वार्टर्स बैठा था, किसी ऑफिसर के गेस्ट आए हुए थे, कसूर से आए हुए थे। उनको नहीं था पता कि मैं इस इदारे में हूँ जहाँ के वो हैं।
तो उस वक्त ये किसी जगह से लाइव हुए, तो वो दूसरे को कहता है मोहसन नकवी है देख टीवी ते आ रहा है ओ ये जड़ा कसूर गया सी जिन्हें साढ़ा आटा खत्म होया सी बाजार चलवाया थी। मुझे बताएं कि रमज़ान में हुआ था, एसी को हटाया था कि पहुंचे थे तो रमज़ान बाजार बंद था, आटा नहीं था अवेलेबल। मुझे बताएं कि इस तरह की जब बातें करेंगे लोग, आवाम की बात होगी तो फिर इसलिए तरह ये नहीं है कि हम लोग उनके एम्प्लॉय हैं, हम लोग तो पिछले 14-15 साल से एम्प्लॉय हैं और उनकी वर्किंग भी देखते आ रहे हैं। लेकिन ये वर्किंग जो सामने नजर आ रही है और मंसूबों की सूरत में आ रही है, लाहौर ब्रिज का मंसूबा आप देख लें, समनाबाद देख लें, उसके बाद इमामिया कॉलोनी अच्छा, मैंने वाइंड अप करना है खबर को, मुझे ब्रेकिंग का कहा जा रहा है। मैं चाह रही थी दुरे नायाब अगर लाइन पे आ जाते, मुझे पता चला है वो उम्रा करने गए हुए हैं, तो कोई रुकावट अगर हमें पता चल जाती इसमें अगर आ सकती है जिसकी वजह से डिले हो तो वो कौन सी है, वो हम जरूर आगे चल के डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है जी, नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां, शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात हुई है। वापसी का मामला तो बहुत देर से हर जुबान ज़दे आम भी सुन रहे हैं, बाज गश्त भी इसकी सुन रहे हैं, लेकिन यह हकीकत का रूप कब धारेगा और फिर उसके बाद क्या शेर धारेगा या नहीं? शाहिद सिपरा साहब, जो हालात है महंगाई के, शेर तो नहीं धारेगा, हालात तो नहीं नजर आ रहे। अगर हालात कहीं पर जाके कोई मुआफिक बनते हैं जो कि नजर नहीं आ रहे, सारी चीजें अवाम के साथ लिंक है। देखें वोट जिसने आप और मैंने वोट देना है, आप जिसको कहते हैं कि हक राह दही इस्तेमाल करना, तो वो जब हमारे अपने हकूक ही पामाल हो चुके हैं और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो कौन धाड़ेगा? तो कौन धाड़ेगा? कोई भी नहीं धाड़ेगा। नहीं आप बताइए, अभी तो ये जो मैं से पूछना चाह रहा है वो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा जो पूछना चाह रहा है। और देखें, मैं तो उस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाऊंगा कि 8 अगस्त से पहले लोग तवक्को कर रहे थे कि जाने वाली गवर्नमेंट हमें कुछ रिलीफ दे के जाएगी, लेकिन उसके 4 रोज़ के बाद एक ऐसा रिलीफ दिया गया कि जिसकी वजह से ऐसे इफेक्ट आए कि लोग आज परेशान हैं। वो कहते हैं कि डिफॉल्ट से बचाया इसको, बचा लिया ना, जो एग्रीमेंट बचा लिया। अगर हमारी जेबों पर ही बोझ डालकर आपने हमारी जेबों पर ही बोझ डालकर अगर बचा लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। साहब ठहरे ना, अभी इलेक्शन कौन जीतेगा? साहब कोई भी नहीं जीतेगा, इसी तरह पीडीएम जैसी हुकूमत बनेगी, आप छोड़ दें, ये आप 2/3 और ये इसको छोड़ दें, 2-4 इधर से पकड़ेंगे, 2-4 उधर से पकड़ लेंगे, हुकूमत ऐसी बनेगी। कौन सी गवर्नमेंट आप क्या चाह रहे हैं? फेडरल में कौन आएगा? नहीं, पंजाब में और फेडरल दोनों नहीं आप कह रहे हैं ना शेर नहीं धारेगा, आप पूरी जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इन हालात में पहुंचाकर आप कहें कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। नून लीग तो अभी बयान की हद तक तो ठीक है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन में जाने के नून लीग के लिए हालात मुआफिक नहीं है। दूसरी जो जमातें हैं वो तो कह रही हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। बात करने का मकसद ये है कि आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ कब आएंगे? सितंबर मिड के बाद आएंगे। अच्छा, हाँ, उसकी भी एक वजह है, जो लोग ज़राए बताते हैं, इतलात जो आ रही हैं कि सितंबर मिड के बाद आएंगे, हो सकता है उसके बाद पहले वीक में आ जाएं, उसके बाद सितंबर के लास्ट वीक में आएंगे, लेकिन सितंबर मिड से पहले नहीं आएंगे। सही, उसके बाद आएंगे। उसकी भी कुछ मुझे पीछे से आवाज आ रही है कि नहीं आना, कोई लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन आएंगे, रख रहे हैं। नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन का माहौल बनेगा। देखें, नून लीग का जो वार्ड है वो मियां नवाज शरीफ के साथ है, ठीक है। शहबाज शरीफ का अपना स्टाइल है, अपने काम करने का उनका अपना चीज़ें हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, CM भी कई दफ़ा रहे यहाँ पे। लेकिन जो नून लीग का वार्ड है, जो कहते हैं कि जान अल्लाह दी वार्ड नवाज शरीफ का, वो नवाज शरीफ के साथ ही है। और नून लीग भी चाहती है कि मियां नवाज शरीफ आएँ और वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं और उसके बाद माहौल बनेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि शेर धाड़ेगा, वो इस महंगाई में तो बिल्कुल नहीं। साहब मेरे पास 1 मिनट है, वाकई शेर की धाड़ नहीं होगी? शायद सिपरा साहब से एग्री करते हैं आप? नहीं, सिपरा साहब को मैं तो आपके सामने खुले लफ्जों में पूछना, बता दें फिर कौन सी पार्टी आएगी यहाँ पे। पीपल्स पार्टी का उस तरह तो आपको पता है वोट बैंक नहीं है पंजाब में, जिस तरह आज से कुछ 30 साल पहले यहाँ पे हम देखना छोटे छोटे तो कंपटीशन होता था पीपल्स पार्टी और नून लीग का। अब आजाद उम्मीदवारों को नहीं भूलना आपने, अब तहरीक सरमायाकारों को भी नहीं भूलना आपने, इलेक्टेबल्स को नहीं भूलना, तहरीक इस्तेहकाम आएगी,
या पीटीआई मैं तो कह ही नहीं रहा। जब शेर नहीं धाड़ेगा तो फिर यही आएंगे। मैं तो 30-35 उन लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन शाहिद सिपरा साहब ने क्या पीडीएम की तरह की, मैं तो 30-35 उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा गवर्नमेंट बनाने के साथ भी होते हैं, गिराने के साथ भी कोई ऐसी होते गवर्नमेंट बता दें जो पीडीएम की तर्ज की नहीं थी, जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसमें भी तो थे ना छोटे छोटे लोग। खैर, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। दुआ ये है कि जो कोई भी आए, अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान लेकर आए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, आवाम के लिए बेहतर हो। फिलहाल इन हालात को बेहतर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पता नहीं वो चैलेंज कौन निपटा पाएगा। अवाम किसको वोट देगी ये अवाम का फैसला होगा। दुआ ये है कि हालात मुल्क के लिए फेवरेबल हो, बेहतर हो। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी जिनकी बर्थडे है हमने उनको विश करना है। आज सालगिरह किसकी है जी? हसन की, हुसैन की, और इसके बाद जी हमाद अली की बर्थडे है, शहजाद की बर्थडे है, अबिहा फरहान की, जुनेद राजपूत की, और शेरीन फातिमा की बर्थडे है। जिन लोगों की सालगिरह है उनको हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनकी बर्थडे है कल, वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें, इसी तरह प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा जी। कल उनकी बर्थडे भी विश की जाएगी। अभी हमने बढ़ना है मौसम की सूरत हाल की तरफ। शदीद गर्मी है, हब्स जो है वो दम घुटने के जो है अगर कहा जाए सूरत हाल होती है, तो एक्चुअली ये चीज़ महसूस की जा रही है। आज का मौसम दिन भर कैसा रहेगा, शाम में मौसम में बेहतरी की उम्मीद है या नहीं, आज का मौसम देखते हैं टुडेज वेदर में। अच्छा जी, कोमल ज्वाइन कर रही है, इस वक्त बाहर मौजूद है, और उनसे हम पूछ लेते हैं मौसम कैसा होगा। कोमल, ओवर टू यू, बताइएगा मौसम की सूरत हाल। मौसम के हवाले से बात की जाए तो आपने भी आज महसूस किया होगा कि कल की निस्बत आज शहर में ज़्यादा गर्मी और हब्स महसूस की जा रही है। कल मौसम फिर भी बेहतर था, लेकिन आज जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम खुश्क रहने के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है। वैसे तो ये इस तरह का कुछ मौसम है कि जब पेशगोई की जाती है कि बारिश होगी तो मौसम खुश्क हो जाता है, और जब खुश्क की पेशगोई की जाती है तो बारिश हो जाती है। ये कुदरत का निज़ाम है, इस पर जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इवन इस मौसम में सांस लेने में भी बहुत ही दुश्वारी का सामना हो रहा है। वहीं शहरियों के पसीने भी नहीं सूख रहे, शहरी भी पसीने से शराबूर नज़र आ रहे हैं। और बात की जाए लाहौर में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 37 डिग्री तक जाएगा, और आने वाले दिनों में टेम्परेचर में हम मज़ीद इजाफा भी देखेंगे। वहीं मौसम के मज़ीद खुश्क होने के हवाले से भी इम्कानात जो हैं वो माहिरीन की जानिब से ज़ाहिर किए जा रहे हैं। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। AQI 179 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ चुका है। तो इस पर जो है वो शहरियों को मिलजुल कर आगे बढ़ना है, और हाथों में हाथ डालकर हमें जो है वो लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार निभाना है। जी, बहुत शुक्रिया कोमल, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। और अब मौसम के बाद आ जाते हैं जी कुछ रेट लिस्ट की तरफ। आपको बताना है कि अगर आपने खाना बनाना है आज, तो कौन सी सब्ज़ी आपको किस कीमत पर मिलेगी, और इसके साथ साथ जो रेट लिस्ट है उस पर किस हद तक अमल हो रहा है। तो शामिल कर लेते हैं सेगमेंट आज के भाव। फरीहा हमें ज्वाइन करेंगी। फरीहा, बताइए, आप ओपन मार्केट, वैसे आपके करीबी बाजार हैं घरों के, सो वहाँ की रेट लिस्ट देख लेते हैं क्या है, किस कीमत पर सब्जियाँ मिल रही हैं, और ये भी बताइएगा कि जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं। इस वक्त मैं सब्ज़ी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे सब्जियों की कीमतों में इजाफे और ज़ायद नर्ख पे जो है वो सब्जियाँ फ़रोख्त करने का सिलसिला जो है वो जारी है। दुकानदार जो है वो मनमानी कीमतों पर सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों के रेट मौजूद है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सब्ज़ मसालों के हवाले से, जिसके बगैर कोई भी खाना बनना मुमकिन नहीं है। प्याज की सरकारी कीमत 70 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 65 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 110 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की सरकारी कीमत 400 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 500 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 900, ओपन मार्केट में जो है वो 1000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो मौसमी सब्जियां हैं, इनकी कीमतों में भी सरकारी नरखों की निस्बत मार्केट में तकरीबन 40 से 50 रुपये का डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। मेथी की सरकारी कीमत 280 रुपये है, ओपन मार्केट में 320 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है।
बैंगन की सरकारी कीमत 100 रुपये, ओपन मार्केट में 140 में फ़रोख्त हो रहा है। गोभी की सरकारी कीमत 120 रुपये, ओपन मार्केट में 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 170, ओपन मार्केट में 200 में फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 80 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 140 तक फ़रोख्त की जा रही है। मटर की सरकारी कीमत 300 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि चिकन, मटन और बीफ पहले ही गरीब आदमी की पहुँच से खासा दूर था। अब सब्जियों की बढ़ती कीमतें भी गरीब आदमी को 2 वक्त की जो है वो रोटी से महरूम कर रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को चाहिए कि ओपन मार्केट में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि आम आदमी को सब्जियां सरकारी रेट के मुताबिक मिल सके। जी ठीक है, थैंक यू फरिया। और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव होने की वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक्चुअली सब्जी भी जो है वो अब आम आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। सो रिक्वेस्ट तो लोगों की तरफ से यही की जा रही है। बाकी रह गई रेट लिस्ट, वो आपके साथ शेयर कर दी है हमने। चलना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ है। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में हम बहुत ही अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं। अहम भी, और जितना अहम है उतना ही हम इसको नज़रअंदाज करते हैं। ये 2 बहुत अहम चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का दारोमदार खाने पीने पे है, और खाने पीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके दांतों की सेहत जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी जिस्मानी सेहत पर। अगर आप बीमार हो जाए फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कभी अगर आपके दांत में दर्द है, ठंडा गर्म लग रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम बुनियादी तौर पर अक्सर लोगों के रवैये ये हैं कि उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सो दांत खूबसूरत हों तो आपकी मुस्कुराहट भी खूबसूरत नज़र आती है। बुनियादी तौर पर दांतों की हिफाजत क्या है, सेहतमंद दांतों की अलामात क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर की जानिब रुख करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा खाना दांतों के लिए किस कदर नुकसानदेह है। छोटे बच्चे जो कि मीठा बहुत पसंद करते हैं, उनकी दांतों की हिफाजत किस तरह से हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को दांत में मुख्तलिफ तरह से दर्द महसूस होता है, उनको हम क्या रिकमेंड डॉक्टर्स करेंगे वो भी हम जानेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि रोज़मर्रा आपने क्या चीज़ें फॉलो करनी हैं जो कि आपके दांतों की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ब्रश तो हर कोई कर लेता है, क्या ब्रश करना इनफ है दांतों की हिफाजत के लिए, और कितना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें। एक और तासुर बहुत ज़्यादा अहम है जिसकी वजह से लोग बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज भी कर देते हैं कि दांतों का इलाज महंगा तरीन इलाज होता है। होता भी है, लेकिन इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं अगर आप किसी नीम हकीम के पास जा रहे हैं, क्योंकि आपके दांत बहुत सेंसिटिव एक मामला है। अगर किसी भी तरह के स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ना यूज़ किए जाएं तो आपके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद हैं, इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। डॉक्टर एनी ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर एनी हसन डेंटिस्ट हैं। आज के इस अहम टॉपिक पे हम डॉक्टर साहिबा से उनकी राय लेंगे और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से अपने दांतों की हिफाजत जो है वो करनी है। डॉक्टर साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पर दांतों की सेहत है क्या, हमने कौन से ऐसे वो कहते हैं ना सुनहरी असूल हैं जिनको फॉलो करना है तो हमारे दांत अच्छे रहेंगे? देखिए, दांतों की सफाई या ओवरऑल अपनी सफाई सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जुज़ ही हमारी किसी भी चीज़ को बेहतर रखने के लिए उसकी क्लीनलीनेस है, उसकी सफाई है। एज ए हम जैसे कहते हैं हमारा ईमान ही है कि सफाई ईमान है। सफाई आप वैसे ही जनरली रखेंगे जैसे हमारी नमाज में जो 5 टाइम का वज़ू है उसमें ही हमारे सारे पाकी और बयान होती है उसमें। तो जैसे आप सफाई रखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके आधे मसले तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। बट उसके साथ अगर हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर और ले लेंगे, लाइक ब्रशिंग करेंगे, बट ब्रशिंग के भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि कब करनी है। अभी तक हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको सही से ये भी आइडिया नहीं होता कि ब्रशिंग के टाइमिंग्स अप्रोप्रिएट टाइमिंग्स क्या है। 2 टाइम तो सबको मालूम होते हैं, बट व्हाट आर द 2 बेस्ट टाइम्स जब आपको ब्रश करना है? एक तो आपको आफ्टर ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, एंड आफ्टर आपको करना है बिफोर गोइंग टू बेड। हमारे यहाँ ये एक सुबह किया और एक रात को खाने के बाद। नॉर्मली क्या होता है सुबह उठते ही आप ब्रश करें। जी, अगर आपने रात का अच्छा ब्रश किया हुआ है तो सुबह आप सिर्फ रिंस कर लें, कुल्ली कर लें, उससे भी आपका बहुत अच्छे से काम चल सकता है। क्योंकि पूरा दिन आपने नाश्ते के बाद फिर कुछ खाना पीना कुछ होता है तो एटलीस्ट जो नाश्ता है वो आपका वाइप आउट होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और रात के खाने के बाद का ब्रश नहीं होता, हम कहते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब सोने से पहले का ब्रश कर ली। क्योंकि रात खाने के बाद आपने का ब्रश किया तो फिर अगर कहीं कुछ दिल किया, कोई फ्रूट ले लिया, कोई चीज़ ले ली, तो
जनरली होता है कि ब्रश तो कर लिया है तो कितना कि हमने और खा लिया होगा, बट जो फूड इम्पेक्शन या फूड पार्टिकल्स आपके दांतों पर रह जाते हैं वो ही पूरी रात गल सड़ के बैक्टीरिया उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आपके डिके, दांतों में कीड़ा लगने का बायस, दांतों में कैलकुलस, जो दांतों में हम पीलापन होता है बैक साइड पे, दांतों में पत्थर लगने का बायस, टार्टर जिसे कहते हैं, वो लगने का बायस होता है अगर हम प्रॉपर्ली सफाई नहीं करेंगे। सही। अच्छा, नॉर्मली लोगों को क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं? दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों का पीलापन, और इसके साथ साथ जो आमतौर पर लोगों में इशू दांतों में देखने में आते हैं, ठंडा गर्म लोगों को लगता है। सबसे पहले हम दांतों का पीलापन, देखिए दांतों का पीलापन जो है वो सबके लिए नहीं है। हमारा 3 लेयर हैं दांतों की, इनामल, डेंटिन एंड देन पल्प। जो इनामल है वो कोटिंग करता है हमारे ऊपर दांतों की, जो डेंटिन है सेकंड लेयर वो ऑलरेडी येलो इन कलर होती है। हमारा कुदरती निज़ाम है जिसको हड्डी लोग कहते हैं कि हड्डी पीली है, आम हुर्फे आम में जो कहते हैं, वो डेंटिन है, वो उसका कलर ही येलो होता है। समहाउ अगर किसी का इनामल थिन है जनरली, तो इनामल थिन है तो वो जैसे इनामल थिन होता है तो उसमें येलोइश जो बैक लेयर होती है वो प्रोमिनेंट होके आने लगती है। दूसरा एज फैक्टर है, एल्डरली एज पेशेंट्स में, या जो बहुत ज़्यादा कोई केमिकल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा माउथ वॉशेज विदाउट डाइल्यूशन यूज़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा सिगरेट, इनका निकोटीन का इसका इस्तेमाल। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछने वाली थी कि स्मोकर्स और बहुत ज़्यादा चाय का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके दांत हमें कलर बहुत डिफरेंट लगता है। जी बिल्कुल डिफरेंट। उनको क्या एक्स्ट्रा केयर करनी है और उसके लिए रिकमेंडेशन क्या? देखिए जो चाय है उसमें आपका कैफीन है ना, उसमें आपका जो पत्ती का कलर है, जो कैफीन का कलर है वो दांतों पे स्टिक रहता है। बट उसके लिए अगर आप ब्रशिंग कर लें, या अगर जो बहुत एक्सेस टी लेते हैं तो उनको चाहिए कि वो अगर डेवलप हो गया कोई स्टेन्स तो साल में एक दफ़ा स्केलिंग पॉलिश करा लें, दैट इज़ मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जो स्मोकर्स हैं उनके स्टेन्स तो डेवलप होते ही होते हैं, उनके जंजाइवा जो है, जो उनका मसूड़ा है वो बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि जो आपका धुआं है उसकी वजह से आपके दांतों और मसूड़े के बीच में खला पैदा हो जाता है जो बाकी डिफरेंट बीमारियों का बायस बन सकता है और दांत लूज कर देता है। तो उनको भी साल में एक दफ़ा स्केलिंग पॉलिशिंग ना भी करें, बट स्केलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपका जंजाइवा है, जो आपका गम लाइन है, उसको आप क्लियर करें ताकि उसमें जो खाया पिया, जो निकोटीन, जो भी धुआं, जो भी आप, क्योंकि जब वो स्पेस डेवलप हो जाए तो वहाँ खाना पीना फूड इन्फेक्शन भी होने लगती है, तो वो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी, तो उससे आप एटलीस्ट थोड़ा सा सेफ साइड पे जा सकते हैं। दांतों में ठंडा गर्म लगना किस चीज़ की अलामत है, क्यों ऐसा होता है, और इसके लिए पहले एहतियात क्या है? इलाज की तरफ तो आएंगे, लेकिन इसकी एहतियात हमने क्या करनी? देखिए कुछ सेंसिटिविटी डेवलप होती है फॉर टाइम बीइंग, कि आपने कुछ एक्स्ट्रा केयर नहीं की, कुछ दांतों की सफाई नहीं की, तो सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। वो आपके नॉर्मल पेस्ट जो मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, एंटी सेंसिटिव पेस्ट जो हैं वो आप यूज़ करते हैं, बट देयर इज़ समथिंग कि सेंसिटिविटी होती है। अगर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आपकी सेंसिटिविटी चल रही है तो उसके लिए आपको एक डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करना चाहिए। मे बी आपका इनामल थिन हो गया, इनामल फर्स्ट लेयर अगर वो रब ऑफ होती है, किसी तरह से कोई टूट जाता है एनामल, या आपके चिप ऑफ होती है, उसमें आपके दांतों में ठंडा गर्म लगने लग जाता है, या कैविटी डेवलप हो जाती है, कीड़ा लगने लग जाता है, आपकी सेंसरी नर्व जो पल्प है, जो थर्ड पार्ट है दांत का, पल्प है, उस तक अगर आपकी कोई कैविटी पहुंच गई तो उस दांत पे भी ठंडा गर्म लगना बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मली रिलेट किया जाता है कि कीड़ा तब लगता है जब आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं। जी क्या देखिए मीठा या कोई भी फूड इन्फेक्शन, मतलब मेन सफाई अगर आपकी नहीं है तो वो आपका सिर्फ मीठा नहीं, वो आपका खाना भी, इवन आपकी कोई भी फूड पार्टिकल, उसमें ज़रूरी नहीं कि वो मीठा हो। मीठा हम इसलिए कहते हैं कि वो मीठा अट्रैक्ट ज़्यादा करता है बैक्टीरियाज को, बट आपका कोई भी फूड पार्टिकल अगर सरफेस पे रह जाता है, इवन दूध भी पिया हुआ रह जाता है, जैसे जो टॉडलर्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं, जो अक्सर आप देखें कई बच्चों के दांत आते हैं और कुछ अरसे में वो काले होकर टूटने लगते हैं क्योंकि वो बॉटल फीड पे होते हैं। बॉटल फीड वो रात को भी पी रहे होते हैं, अब रात को कोई चारा नहीं है उनको ब्रशिंग कराने का, या बार बार उठ के बॉटल। अच्छा, बच्चों में किस एज से ब्रशिंग स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए ब्रशिंग तो जब दांत आने शुरू हो जाएं तो एटलीस्ट वाइप्स मिलती हैं, डेंटल वाइप्स मिलती हैं, उससे छोटे बच्चों के अगर एक दो दांतों का आप क्या ब्रश करेंगे, बट एटलीस्ट उनकी डेंटल वाइप्स मिलती हैं, उनको वाइप आउट ज़रूर कराएं दांतों को। बट जब डेंटिशन कंप्लीट हो जाता है, जब आपके बच्चों के दांत पूरे आ जाते हैं तो उसमें ब्रशिंग लाजमी आती है। वो 6 साल तक में आपके दांतों का आना, टूटना आना शुरू, 6 साल तक तो पक्के दांत आते हैं, मगर जब दांत आने तो 6 साल तक आपके ऑलमोस्ट बचपन के जो दूध के दांत हैं वो पूरे हो चुके होते हैं। तो मतलब 2-3 साल के बाद आप ब्रशिंग बच्चों को, जब हर बच्चे का अपना डेवलपमेंट है, हर बच्चे की अपनी ग्रोथ है, अब जिस टाइम से आपको लगता है कि आपके बच्चों के मुंह में 8-10 दांत आ चुके हैं तो दे नीड टू बी क्लीन, उन्हें साफ होना चाहिए। क्या ब्रशिंग का जो तरीका है
वो भी मैटर करता है जी, आपके बहुत दांतों मैटर की करता सेहत पे है, और बहुत आपके मैटर दांतों करता है, की क्योंकि सफाई हम पे? लोगों की एक मिसकंसेप्शन है कि सामने, क्योंकि हमें जो नज़र आ रहा है वही हमारा लगता है दांत का हिस्सा है, बट जो बैक साइड के दांत हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। खासतौर पर ऑक्लूजल सर्फेसेज जो खाना खाने वाली सतहें, उन पर ब्रशिंग ठीक नहीं होती, तो वहाँ पर आपका डिके, कैविटी, नॉर्मली कैविटी आपकी बनती वहाँ है जहाँ पे आपकी सफाई नहीं होती। हम सामने सामने ब्रशिंग करके अपना फ़र्ज पूरा करते हैं। ब्रशिंग टाइम ही मिनिमम 2 मिनट्स है। मैं टाइमिंग भी पूछना चाह रही थी, और कुछ लोग बहुत जोर से ब्रश करते हार्ड हैं। ब्रश करना ही नहीं चाहिए, एल्बो मूवमेंट तो यूज ही नहीं करनी चाहिए। हमारा होता है कि रगड़ रगड़ के, हाँ। रगड़ना नहीं, आपकी रगड़ेंगे तो तब आपकी इनेमल सरफेस जो है वो खराब होने और लगती है। ब्रशिंग का आपका टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 2 मिनट्स तो आप रखें। अगर आप नेचुरली आप अगर सारी सरफेस क्लियर अगर वाइप आउट करेंगे, साफ करेंगे, सबको कवर करेंगे, तो वो 1 से 1.5 मिनट का टाइम वैसे ही लग जाएगा। आप अगर खुद टाइमर लगा के ब्रश करेंगे, आपकी साइड है, आगे पीछे, ऊपर नीचे के दांतों को, फिर फ्रंट के दांतों को, फिर साथ में आपने ज़बान को भी नहीं भूलना। आप तो हमारी टंग क्लीनर भी ब्रशेज में बैक पे अवेलेबल होते हैं, आपने ज़बान ज़रूर साफ करनी। छोटे बच्चे जो खासतौर पे दूध पीने वाले बच्चे हैं, बॉटल्स फीड वाले बच्चे हैं, उनकी ज़बान को ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि उनके दांत से ज़्यादा उनकी जो ज़बान पे दूध जमा रह जाता है वो आपकी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया का बायस बनता है। क्योंकि दांत तो ठीक है, बट ज़बान पर तो दूध है, वो तो उनको अट्रैक्ट करेगा बैक्टीरियाज को, जिसकी वजह से फिर आपकी ओरल एनवायरनमेंट भी ख़राब है, स्मेल भी होती है, और फिर डिकेट भी हो ठीक है। जाता है। ब्रश क्वालिटी कितनी मैटर करती है, और क्या रिकमेंड करना चाहेंगी ब्रश लेते हुए हमें किस चीज़ का ख्याल ब्रश रखना है? कुछ बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड कुछ बहुत ब्रशिंग soft। हम सबको करते हैं, क्योंकि जो बहुत हार्ड ब्रश करते हैं उनके गम रिसीट कर जाते हैं, यानी कि गम मसूड़ा नीचे उतर जाता है। क्योंकि जो हार्ड ब्रशिंग है वो मोस्टली स्मोकर्स के ब्रशेज मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनके स्टेन्स के लिए, बट हम उसको ये समझते हैं कि जितना रगड़ के करेंगे वो हमारे दांतों से निकोटीन के धब्बे उतार देगा, जो कि मुश्किल है, वो नहीं उतर सकते अगर पक्के हो गए हैं। उसमें आप दांत तो ख़राब करते करते आप मसूड़ा ख़राब कर देते। तो नॉर्मल मीडियम ब्रशेज़ यूज़ करने चाहिए, सॉफ्ट बच्चों को यूज़ करने चाहिए, बच्चों के लिए सॉफ्ट ब्रशेज़ हैं, हम आप मीडियम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जहाँ स्मोकर्स हैं वो हार्ड ब्रश यूज़ करें, बट वो सिर्फ दांतों पर अच्छा ब्रश करें, मसूड़ों को इन्वॉल्व मत करें। ठीक है। क्या बहुत ज़्यादा गर्म जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मतलब लेट्स सपोज अब चाय अगर गर्म ना हो तो मैं नहीं पी सकती हूँ, ठंडी चाय, मैं बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीने की आती हूँ, क्या ये चीज़ें भी हमारे दांतों की सेहत को ख़राब करती हैं? बच्चे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी क्या आपके दांतों को, क्योंकि अगर आपको सेंसिटिविटी का इशू नहीं है, क्या इससे ऐसे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं अगर हम बहुत ठंडी? नहीं, इनसे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अंटिल आपकी दांतों की हेल्थ में कोई इशू ना हो। ठंडा गर्म आपको तभी लगता है कि जब आपको कोई इशू हो, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया कि अगर इनेमल आपका थिन है, तो अगर इनेमल आपका थिन है तो वो आपके दांतों में कीड़ा नहीं भी होगा तो आपको ठंडा गर्म लगेगा। तो उसके लिए मार्केट में जो सेंसिटिविटी पेस्ट हैं वो यूज़ करें, बट उनको भी लगाने का, यूज़ करने का एक बेहतर तरीका ये कि उनको दांतों पे थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड्स के लिए अप्लाई करके छोड़ देना चाहिए, देन आप ब्रश करेंगे। दांतों पर डायरेक्ट एप्लीकेशन बेहतर है, ना कि ब्रश पे लगा के। हम वो ब्रश पे ज़्यादा तो गिरा ही देते हैं, फटाफट हम रिंस कर लेते हैं, तो वो उतना असर होता नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है। 30 सेकंड्स के लिए पहले सिर्फ दांतों पे लगा। कोई भी केमिकल बेस्ड आप अगर पेस्ट यूज़ करते हैं तो उसको 30 सेकंड दांतों पे लगा दें, ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन हो जाए। आफ्टर दैट आप उसका ब्रशिंग करें, ताकि वो अमूमी तौर पर देखने में क्या आता है कि बच्चों के जब दांत टूटते हैं उसके बाद जो दांत आते हैं वो टेढ़े आना शुरू हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है? जब बच्चों, आजकल तो खैर बच्चे बहुत ही नाजुक हो गए हैं कि हमारे बच्चों के दांत फॉल नहीं करते, जल्दी टूटते नहीं है। वरना पहले तो ये डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, खुद ही दूध के दांत टूटते थे और परमानेंट आ जाते थे। अब क्योंकि हमारे फूड क्वालिटी बहुत सॉफ्ट फूड हो गया बच्चों के लिए भी, तो वो दांत उतने जल्दी टूटते नहीं हैं। और बैक साइड से क्योंकि एक 6 साल की उम्र में दांत आना शुरू हो जाते हैं, आपके 5 से 6 साल के उम्र में परमानेंट एरप्शन शुरू हो जाती है। उसमें अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई दांत के पीछे से दांत आ रहा है, तो एज सून एज पॉसिबल आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर वो टाइम होगा उस दांत के निकालने का, तो अगर वो खुद से नहीं निकल रहा तो एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। सो इसके लिए एज सच तो कोई वो नहीं है कि आपने पहले से ये एहतियात नहीं, क्योंकि अगर दांत टेढ़ा आ रहा है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाएं। अगर हम वो जो एडजेसेंट टूथ है या उसके बड़ा पैरेलल कोई टूथ है जो कि निकलने वाला है दूध का दांत, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ताकि जो टेढ़ा आ रहा है वो एटलीस्ट उसको जगह मिल जाए, वो उस जगह पे ग्रो होने लग जाए। फिर भी आपकी क्राउडिंग है, अगर ओरल कैविटी हड्डी छोटी है, आपका कंस्ट्रक्शन मुंह की ऐसी बनावट ऐसी है कि अगर आपके ओरल कैविटी छोटी है तो दांत चाहे शेड ऑफ भी हो जाए वो क्राउडिंग में आएंगे, तो वो फिर आप एक 13
12 to 13 ईयर्स ऑफ एज में डॉक्टर को दिखाएं तो उसका फिर ट्रीटमेंट ब्रेसिस की सूरत में कैसे हो सकता है, या स्पेसेस हैं, गैप्स हैं, दांत ऊंचे हैं, पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है जी, डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा। मैंने अक्सर लोगों से सुना है अक्ल दाढ़ आ रही है तो बहुत दर्द हो रही है, ये मतलब वाकई इसमें कोई हकीकत जी? है? अक्ल दाढ़ का सबका इशू नहीं होता, बट अगर आपकी ओरल कैविटी में जैसे मैंने का स्पेस नहीं है, क्योंकि सबसे लास्ट में आती है, अगर आपके एल्वुलर बोन में स्पेस नहीं है तो वो एरप्ट होनी है, एरप्ट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं से तो प्रेशर लगाएगी, तो जो एडजेसेंट टूथ है या उसको प्रेशर करेगी या निकलने में प्रॉब्लम करेगी। तो अगर वो प्रॉब्लम कर रही है और इजीली उसका एक एक्सरे होते हैं, ओपीजी फुल माउथ एक्सरे करवा के उसकी इरप्शन देखनी है कि हमें इरप्शन किस तरह हो रही है, ठीक हो रही है, तो उसको हम पेरिकोरोनाइटिस को ट्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माउथ वॉशेज एंड मेडिसिन। पेरिकोरोनाइटिस इज द कंडीशन जहाँ पे अकल दाढ़ का पेन या जिसको हम कोई कहते हैं, तो अगर वो नॉर्मल आपका इरप्शन हो रही है तो हम उसको छोड़ देते हैं और ट्रीटमेंट पे पेशेंट को डाल देते हैं। वो कुछ अरसे का होता है और वो पेन क्योंकि आपका मसूड़ा उठ जाता है तो खाना पीना पचने से दर्द होने लगता है, तो हम पेशेंट को फिर माउथ वॉशेज ऐसे देते हैं कि वो कंटिन्यूसली जब तक इरप्ट नहीं हो रहा उसे माउथ वॉश करने पड़ते हैं। अगर दांत टेढ़ा है, वर्टिकल कंडीशन में नहीं आ रहा या इस कंडीशन में आ रहा है कि आपको इरप्ट हमें पता है कि नहीं होगा ये, तो उसकी फिर सर्जिकली एक्सट्रैक्शन करवाना लाजमी है, वरना वो आपके जो एडजेसेंट टूथ है 7 जो दूसरी बड़ी दाढ़ होती है लास्ट से उसको पुश करता रहेगा, क्योंकि उसने आना है, वो उसका प्रेशर डाल डाल के वो आपके बाकी दांतों को प्रॉब्लम करेगा, तो बेहतर उसकी एक्सट्रैक्शन करा दें। ठीक है, सो ये है जी आपके लिए रिकमेंडेशन और ये है जी आपके लिए वो बुनियादी चीज़ें जो कि आपने अपने दांतों की हिफाजत के लिए फॉलो करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों की सेहत अच्छी रहे। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैं मैसेज हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि गो टू द वेरी पॉश एरिया डेंटिस्ट। आप अपने किसी इलाके के देखिए चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद हमारे लिए बहुत मशहूर है कि हम एक्सपेंसिव हैं। निग्लिजेंस इज एक्सपेंसिव। अगर आप निग्लिजेंस करेंगे, एहतियाती करेंगे या लिंगर ऑन करेंगे कोई भी ट्रीटमेंट को, दर्द को, तकलीफ को, ऑब्वियसली वो फिर अगर आप डिके कोई ट्रीट करा लेंगे तो रूट कनाल क्राउन्स पर नहीं जाएंगे, सिर्फ फिलिंग हो जाएगी। आप एक दफ़ा डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा दें, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई के पास जाएं। अपने एरिया में कोई अच्छा डेंटिस्ट जो कि क्वालिफाइड डेंटिस्ट हो, एक विजिट कर लीजिए, फिर वो जो कहता है उस हिसाब से आपके बजट पे आ ही जाता है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत एक्सपेंसिव है, आपके बजट फ्रेंडली भी डेंटिस्ट हैं और आपके हिसाब से हम कहते हैं ना मैनेज भी कर लेते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बहुत महंगे ही करते हैं, बट अगर कोई अपना बजट रखता है, खासतौर पे हमें होता है कि कहीं अनस्टरलाइज मटेरियल, अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट आप उसको कनेक्ट कर जाएं, बेहतर है कि आप अच्छी जगह से चेकअप एटलीस्ट करा लें, फिर वो जो भी हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इन चीज़ों को आपने ज़रूर फॉलो करना है, अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना कि जी पहले आपका सर से गुजर जाए फिर आप उसके बाद जो है डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके दांतों की सेहत अच्छी रहेगी, आप अच्छे तरीके से खाना अपना इंजॉय भी कर सकेंगे और अच्छे तरीके से आप अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हमें बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं जो कि अपने काम की वजह से माशाल्लाह उनका काम अभी हम आपको दिखाएंगे भी, इतना ज़बरदस्त काम है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हर किसी को ये तोहफ़ा नहीं मिलता, इसके लिए आपको कुछ स्पेशल होना पड़ता है। तो आज के स्पेशल मेहमान की तरफ हम चलते हैं। अब्रार साहब को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आर्ट की डिफरेंट शक्लें हैं और आपका काम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त भी है और हम देख रहे हैं कि डिफरेंट चीज़ें कुछ देखने में नज़र आ रही हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। अब आपके पास फील्ड में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मुझे ये बता दें कि दौड़ वो जो लगी है उसमें कुछ डिफरेंट करना कितना मुश्किल हो चुका है? अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो डिफरेंट करने वाली बात है ये बहुत प्रोमिनेंट है इवन सब आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में भी। जो नए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टीचर्स भी काफ़ी इस चीज़ को फोकस में रखते हैं कि डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया सोचो, कुछ नया करो, क्रिएटिव करो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स इन द सोसाइटी। पहचान भी कुछ नया बनती है एंड दिस इज़ द चैलेंज आई गेस कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्वियसली ओरिजिनेट तो कुछ नहीं कर सकते। एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी चीज़ को फ्रॉम नथिंग तो बना नहीं सकते। यू जस्ट क्रिएट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर और उसको मिक्स करके यू क्रिएट अ न्यू आइडिया। So it's entirely depends your circumstances and how you go about your own ideas और किस तरह से आप लाइफ को प्लान करते हैं एज एन आर्ट के मुख्तलिफ इकसाम हैं। आपने कैसे सिलेक्ट किया कि आप इस तरफ जा रहे हैं
और इस सिलेक्शन की वजह क्या थी? अच्छा, कुछ ऐसे हालात भी होते हैं या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आपकी सिलेक्शन इंटायरली आप पे डिपेंड नहीं करती एज एन आर्टिस्ट, आपके वेज बनते हैं, ठीक है। मेजरली जो आर्ट के ज़िम्मे में जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उनमें बड़ा प्रोमिनेंट ये है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट इस चीज़ को रिलेट करते हैं कि आई वाज गोइंग इन अ वे कि मैं शायद यही करूँगा फ्यूचर में जाके, लेकिन वो इंस्पिरेशन जो है वो कब कैसे एक नया रुख लेती है आपको खुद भी नहीं इस चीज़ का आप अंदाजा स्टार्ट होता। कहीं से करते हैं और वो जब आप उस ट्रैक पे चले जाते हैं तो नई नई चीजें, आपका रास्ता खुद ही जो बिल्कुल है ऐसी बनता रहता है। एक आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल इसमें ये हो सकती है कि देखें, जब तक ब्रश के ऊपर लगा हुआ पेंट आपके हाथ में है वो आपके कंट्रोल में है, जो ही वो पानी में डिप कर दिया उसका क्या पैटर्न बनता है दैट इज नॉट इन योर हैंड। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स लाइक दैट। अच्छा जी, अब आर्ट की तरफ जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, कुछ लोगों में ये भी है कि बड़ा मुख्तलिफ तो होना पड़ता है, लेकिन ये महंगा तरीन शौक भी है, फिर इसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, और फिर पाकिस्तान में एज सच अगर आप एज अ प्रोफेशन इसको लेके जाना चाह रहे हैं तो उतना अच्छा आउटकम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, ये शुरू से ही एक डिवोशनल प्रैक्टिसेस के अंदर रही है, जितनी भी आर्ट प्रैक्टिसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए पहले अपना फ्यूचर प्लान करें फिर इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितना इन्वॉल्व हैं इस बात में कि आपने किसी चीज़ को इस हद तक करना है कि कोई और ना कर सके उस हद तक। तो वो मेरे ख्याल से सबके लिए तो नहीं होता ये एक फील्ड, लेकिन ये है कि जो आते हैं इसमें उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़, जैसे डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स के अंदर, दे गेट ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स। लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट एक सोसाइटी में अपना रोल प्ले करना, इट्स ऑलवेज बीन चैलेंजिंग, शुरू से चैलेंजिंग रहा है। कोई भी फील्ड हो आपके लिए चैलेंज जो है वो तैयार रहता है। सो हर तरफ हम देख रहे हैं जिद्दत की बात हो रही है, जदीद रुझानात की बात हो रही है, सोशल मीडिया जितना एक्टिव है वो आपको फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, नुकसान भी पहुंचा रहा है। सो आर्ट से रिलेटेड आपको अपने काम को आप क्या समझते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया आपको हेल्प भी कर सकता है, आइडियाज़ भी दे सकता है, कितना हेल्पफुल है? देखिए जी, मैंने तो काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस ली भी हैं एंड बहुत अच्छा मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बिकॉज़ हम अपने स्टूडियो के अंदर एक ख़ास किस्म के जोन में होते हैं और काफ़ी सारों की कोशिश होती है कि उसमें से कम निकला जाए और कम बाहर अपने आप को इन्वॉल्व किया जाए। तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू गेट इंगेज इन थ्रू इंटरनेट, और हम बाहर कहीं से भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं। एंड आई गेस जिद्दत के रेफरेंस में अगर आप बात करिए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। हम विजुअल को बहुत ही एक रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म में देखते हैं नॉर्मली, कि एक चीज़ जो नज़र आ रही है उस चीज़ को हमने बना दिया है। एक बहुत कॉमन परसेप्शन है आर्ट की कि जो आप मेरी शक्ल बना सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट इट गोज़ डीपर इनटू द इंटेलेक्चुअल साइड्स, और वो आपको थ्रू टाइम अंदाज़ा होता है कि अच्छा इसकी फ़िलोसॉफिकल और आइडिया बेस्ड ग्राउंड्स बहुत डीप हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछना चाह रही थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर आपको मदद करेंगे। तो मच आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचा इख्तिताम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।